सपने वो नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें नींद ही ना आने दें। नमस्कार, धरती धुरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास। सपनों की बात हुई है। सपने वो होते हैं जो हम लक्ष्य के लिए सोचते हैं ना कि वो करना है, ये करना है, पर उसके लिए हम कितनी ताकत लगाते हैं, कितनी मजबूती से आगे बढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को ना पालो। तो आज धरती धुरारी के मंच पर एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने बचपन में जो सोचा फिर आगे वो कर दिखाया, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहीं और फाइनली आज हमारे साथ धरती धुरारी के मंच पर भी हैं। जी हाँ, आइए मुलाकात करते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सहायक निदेशक पूनम खंडेलवाल जी का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और बहुत आनंद की बात है कि पत्रकारिता का क्यों कहें कि पूरा स्वरूप आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। और पूनम जी, सबसे पहले तो यहीं से करते हैं बात कि जब हम किसी भी से मिलने की बात करते हैं ना, पीआर की बात करते हैं, जनसंपर्क की बात करते हैं, तो उसके बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिसको समझना ज़रूरी होता है। हर इंसान की लाइफ में होता है वो। बिल्कुल। तो आप इसको किस तरीके से कहना चाहेंगे? पीआर बहुत ज़रूरी है। आज की सोसाइटी में हम हर चीज़ पब्लिसिटी पे डिपेंड है। हम को एक घर के कमरे के अंदर कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक दुनिया उसको जाने नहीं। तो ऐसे में ये जो प्रोफाइल है, ये जो जॉब है, ये हमें बहुत एक्सपोजर भी देता है और एक समाज के लिए कुछ करने का अवसर भी देता है, क्योंकि इसमें हम अपनी बात को उस घटनाक्रम को, कुछ भी घटनाक्रम को हम अलग अलग चैनल्स के थ्रू आम जन तक पहुंचा पाते हैं जी। तो दिस इज़ वेरी वेरी आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे इस तरह का प्रोफाइल और इस तरह का काम करने का अवसर मिल रहा है। जी, तो इस काम को करने के पीछे एक यूँ रहता है कि मुलाकात करनी है, लोगों से व्यवहार बनाना है। बिल्कुल। और व्यवहार कुशल होना चाहिए हमें। लेकिन बचपन में ही कैसे मन में आया पूनम जी कि मुझे तो पत्रकारिता में ही जाना है, ऐसा ही कुछ करना है, बनना है? मेरे पिताजी पत्रकारिता से संबंधित रहे हैं, मेरी दीदी भी पत्रकारिता से संबंधित रही हैं, तो वो तो मेरे जीन्स में आ गया था, क्योंकि पिताजी भी 1990 से, मैं बॉर्न इन 1990, तो तब से वो जर्नलिज्म की एक अपना खुद का समाचार पत्र भी निकालते थे, खुद की एक मैगज़ीन भी निकालते थे और लोगों के मेल मिलाप उनका बहुत रहता था, लोगों के अलग अलग इंटरव्यूज़ भी वो लेते रहते थे। साथ ही बड़ी सिस्टर हैं, बड़ी बहन हैं, उन्होंने भी एक निजी एक बड़ा पेपर है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी लंबे समय काम किया। तो मन में हमेशा शुरुआत से एक ख्वाहिश रही कि आना है, मीडिया में आना है। कौन से माध्यम में आना है वो एक हमेशा वो रहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित थी जी। तो वो एक रहा कि तो इसलिए मेरा बचपन का बेस सा वहाँ पर ही तय हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं ऐसा कि जैसे बहुत चर्चित नाम होते हैं, चाहे न्यूज़ एंकर हों, है ना, तो कहीं उनकी तरफ आपका कोई ऐसा रुझान रहता था कि उनके जैसा बनना है? दूरदर्शन में थे नीलम जी, जो अभी नहीं हैं, और एक दीपक चौरासिया जी। वो उन दो की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही थी। मतलब आई रिमेंबर मैं कम बाथरूम में कांच के सामने कॉपी किया करती थी कि वो जिस तरीके से एंकरिंग करते थे, खासकर दीपक चौरासिया सर, उनकी बहुत एग्रेसिव स्टाइल थी एंकरिंग का। कुछ करके थोड़ा देखें ना कि आप कैसी प्रैक्टिस करते थे। हाँ, मतलब इट वाज लाइक कि नमस्कार, मैं पूनम खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ दूरदर्शन में समाचार में, और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। दिस वाज द स्टाइल दैट वो फॉलो करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन सब का आने का। तो वहीं से कहीं एक मन में ऐसा, जैसे पापा को देखा, सिस्टर को देखा, अब इतने सारे जो मुलाकात होती थी, मेल मुलाकात पिताजी की आपकी काफ़ी लोगों से, तो वहीं से मेरे ख्याल में हम लोग देखते हैं ना कि एक माता पिता का अपने बच्चे पर बहुत ऐसा प्रभाव होता है कि कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे, जैसे किसी छोटे बच्चे से पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हो, मैंने पापा के जैसा बनना चाहता हूं। पापा, बिल्कुल, है ना? तो आपको भी ऐसा 100%। मैं, मेरे आदर्श मेरे पिताजी और मेरी सिस्टर हैं। मतलब नॉट इवन देयर प्रोफेशन, इन देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, वो जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, वो जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, और जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी लोगों को प्रभावित करती है। तो मेरा कहीं ना कहीं हमेशा प्रयास रहता है कि भाई मैं इन जैसी बनूं। तो इसलिए मैं हमेशा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हूँ, और प्रोफेशनली भी इसीलिए मेरा रुझान इस मीडिया रिलेटेड क्षेत्र में रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ा मेरी करियर को लेकर टर्निंग पॉइंट रहा कि मेरी फैमिली में और इसी कारण ये रहा कि लोग क्या होते हैं कि ये मीडिया रिलेटेड कोर्सेज सीखने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं फॉर पर्सनैलिटी और फॉर स्पीकिंग, फॉर एंकरिंग एंड सो मैनी थिंग। मुझे वो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि परिवार में शुरुआत में इस तरह का माहौल था, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप ही आ जाता है अपने व्यक्तित्व में। तो आपने सीख लिया और वो खेलते खेलते सीख लिया, आसपास देखते देखते सीख लिया। लेकिन चूंकि पत्रकारिता में जाना होता है तो एक उसकी पढ़ाई अलग होती है। बिल्कुल। तो आपके मन में जब आया कि मुझे न्यूज़ एंकर दीपक चौरसिया और नीलम जी जैसे बनना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ बढ़ने के लिए क्या स्टेप्स चुने कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, और कहाँ आपने सोचा कि कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ, सो मैंने महारानीज़ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था 2007 से 10 में, एंड 10 के बाद मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ट्राई किया। तो सबसे पहले मैं दिल्ली में जो IMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया था। मैंने रिटर्न क्लियर किया था, इंटरव्यू में रह गई थी जी। तो उसके कारण मैं उसमें नहीं जाई। सेकेंड मैंने जामिया में भी ट्राई किया था, जामिया मिलिया जो दिल्ली में है, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी ट्राई किया था। अंततः फिर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2010 से 12 का जो बैच है, इसमें मैंने मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया था। इसमें ये हुआ कि मैंने ज्वाइन किया, बट साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि बिकॉज ये अपना फील्ड ऐसा है कि केवल बुक्स से नहीं आपको कुछ भी आ सकता है, आपको फील्ड का अनुभव चाहिए। तो मैंने 2010 के बाद ही मैंने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी कि कहीं पर मैं थोड़ा रिटर्न वगैरह भी फ्रीलांसिंग जॉब कर रही थी किसी न्यूज़ चैनल में, और ये मेरा था कि मैंने 10 से 12 के बीच में फ्रीलांसिंग अपना काम भी जारी रखा, साथ ही जो मास्टर्स की डिग्री है वो भी मैंने ली। इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि 2012 में जैसे ही मैंने मास्टर्स किया मेरा तुरंत जॉब लग गया, बिकॉज मेरे पास में एक्सपीरियंस था उसका। तो तुरंत फिर मैंने एक निजी न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर मैंने 7 to 8 मंथ्स ही जॉब किया था जी, फिर मेरी जॉब लग गई है। तो वहाँ अवश्य संजीव भानावत जी से आप पढ़े होंगे। बिल्कुल। तो कौन बच्चा उनको नहीं जानता जो पत्रकारिता पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो पत्रकारिता है इसमें एक बोलने वाला गुण बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे आपने जो दो नाम लिए थे, तो अब बोलना भी अपने आप में एक ऐसी कला है, अब उसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो आपने कहीं कुछ ऐसा वोकेबुलरी को इंक्रीज करना, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाए कि वो चीज़ें मजबूत हो पाई? मैंने इस संबंध में कोई कोर्स नहीं किया। मतलब मैं अगेन आपको मैं बोलना चाह रही हूँ कि क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा, मेरे पिताजी हिंदी के बहुत अच्छे जानकार हैं जी। एक उनका मैगजीन है, तो वो एक परिवार में हमेशा एक वो माहौल रहा, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे सीखने की आवश्यकता लगी नहीं। मुझे कभी किसी ने ऐसे बोला कि आपको वो कोर्स सीखना चाहिए एंड तो वो लगा नहीं। फील्ड के अनुभव से ही धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ता चला गया। तो वोकैबुलरी रिलेटेड, पर्सनैलिटी रिलेटेड और कैमरा को कैसा फेस करना रिलेटेड मैंने कभी कोई डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लिया है। तो बॉन्ड है आप में ये कलाएं सारी चीजें, और जिस तरीके से आप बिल्कुल स्वच्छंद होकर बात कर पाते हैं, बता पाते हैं। जी। जब एक सूचना की बात आती है कि सूचना देनी है और सूचना को किस तरीके से पेश किया जाए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि वो बहुत आम भाषा में आम लोगों तक पहुंचानी होती है, जितनी भी योजनाएं हैं जो भी हैं। तो इसको किस तरीके से एक तैयार करना होता है? क्या ये प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की पत्रकारिता में क्या बदलाव आप फील करते हैं? क्या चीज़ें चेंजेस होता है इनमें, क्योंकि आप दोनों जगह काम कर चुके हैं? ऑथेंटिसिटी जी, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है। हम गवर्नमेंट में प्राइवेट में क्या ब्रेकिंग न्यूज़ का प्रचलन बहुत रहता है जी। तो आपको सबसे पहले खबर ब्रेक करनी होती है, और उस खबर ब्रेक करने के चक्कर में गलत खबर भी प्राइवेट मीडिया चला देता है जी। वो हम सरकार में नहीं करना भी चाहिए और नहीं करते भी हैं। तो वो जो प्रामाणिकता है, वो ऑथेंटिसिटी है, वो हमारी खासियत रहती है, और इसी कारण हम पर भरोसा ज़्यादा होता है। जैसे क्योंकि दूरदर्शन तो एक माध्यम है, दूरदर्शन भी ये जानता है। तो प्रामाणिकता के कारण हमारा थोड़ा ये है कि हम लेट दे दो कोई बात नहीं, बट आप सही खबर दो। लेट भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा देर दे रहे हैं, दीजिए, समय में दीजिए, बट आपको सही खबर देनी है। तो ये एक चीज है जो सरकार में और प्राइवेट में बहुत ज्यादा अलग होती है। दूसरा, अगर आप जो भाषा की बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन भाषा आजकल गवर्नमेंट में भी
हम यूज करने लग गए, जो कि आमजन के समझ में आए, है ना। आम जनता की समझ के हिसाब से ही खबरें लिखते हैं और उनको समझ में भी आता है, क्योंकि सूचना जनसंपर्क विभाग की खबरें ही है जो सभी समाचार पत्रों में जो दिखती है। हमारे विभाग में जितने भी PROs अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगे हैं, मुख्यालय में लगे हैं, तो हम लोग का खबर पेपर में आता है। तो भाषा का तो अब उतना पैरामीटर नहीं रहा, हाँ शायद पहले हो सकता था, रहा हो। तो भाषा हम भी अब मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैसी भाषा लिखने का प्रचलन हो गया है जो कि आम जन को समझ में आए। तो भाषा तो मैं नहीं मानती, लेकिन प्रामाणिकता है। आप सरकार में प्रामाणिकता के साथ ही चलना पड़ेगा आपको जी। आप फेक नहीं जा सकते हैं और फेक जाना भी नहीं चाहिए। इसमें बहुत अच्छी बात यूं भी नजर आई इन दिनों कि प्राइवेट चैनल्स के मुकाबले जब हम DD न्यूज़ की बात करते हैं तो बहुत आगे निकल गए हम लोग, है ना। और हमारे जो स्टूडियोज हैं, जो हमारा जो कार्य करने का तरीका है, वो प्राइवेट से भी कहीं बेहतर पहले भी था, आज भी है, लेकिन नए ज़माने के साथ हम और जुड़ते चले गए। राजस्थान सरकार द्वारा सूजस बुलेटिन का एक चलता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इसमें, और आप ही मानिए कि RAS के बच्चों को जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो बाकायदा उस सूजस बुलेटिन को लेके, उसका वीडियो लेके और उसको वो माध्यम दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने का। तो उसकी प्रामाणिकता देखिए, बिकॉज उनको ही पता है कि आप अलग अलग जगह अलग अलग सोर्स पे पढ़ोगे वो सही नहीं है। आप इस बुलेटिन और इन वीडियोस को देखकर वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये इसको आप हर महीने पढ़ो। जैसे होता था ना कि आप द हिंदू पढ़ो एग्जाम्स के लिए, या फिर एक अलग अलग समाचार पत्र और अलग अलग मैगजीन्स पढ़ो। उसी तरीके से अब ये जो हमारे राजस्थान सरकार द्वारा सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जो चलते हैं सूजस बुलेटिन, सूजस की अलग अलग, वो भी पढ़ाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रामाणिकता अब कितनी बढ़ गई है। और मतलब लोग इसको, स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करने लग गए हैं। जो आप बोल रहे हैं कि DD न्यूज़ का इतना ज़्यादा पैरामीटर बढ़ गया है, उसी तरीके से राजस्थान सरकार में भी वो चीज़ अब धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि जैसे हम न्यूज़ एंकर की बात करते हैं, सुधीर चौधरी बहुत बड़े नाम है, बिल्कुल, वो आज DD न्यूज़ के साथ हैं। हम बात करें कि जैसे आपने अभी एक ऑथेंटिसिटी की बात की, पर आजकल जो मीडिया का स्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का थोड़ा और बदला कि सोशल मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे वो टैब्स हों, चाहे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, न्यूज़ जो है बहुत तुरंत विद इन सेकेंड्स, मैं कहूँ कि माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में पहुँच जा रही है, पर उसमें ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं होती है। और ज़्यादातर जो हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया के मार्केट में 90% फेक चीज़ें नज़र आती हैं। इस पर आप क्या, क्योंकि हम जैसे ही एक पढ़ने वाला पढ़ता है वो दिमाग में सोच लेता अच्छा यही हुआ होगा, और AI के ज़माने में थोड़ा और टिपिकल हो गया क्योंकि कुछ वीडियोस भी बन जाते हैं, फेक डीप सब हो जाता है। बिल्कुल, रील्स तो ऐसा है कि आप स्क्रॉल करते जाइए और आधा 1 घंटा निकलता जाएगा, उसमें पता नहीं है क्या सच है क्या झूठ है। इसमें देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट भी ये अपने स्टेप्स उठाती है, टाइम टू टाइम साइट्स को ब्लॉक करना, टाइम टू टाइम कंज्यूमर्स को और हम सबको बताना कि भाई साहब इसको आप नहीं फॉलो करना है। एट द सेम टाइम ये खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है कि हम खुद भी सोचें। हम खबर आती है तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना, वो ये नहीं करना चाहिए जी। मेरे पास में कितनी बार ऐसी खबरें आती हैं कि भाई लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट का कुछ ऐसा डिसीजन लिया है क्या, लेट्स से, तो मैं तुरंत पहले क्रॉस चेक करना चाहिए। फॉरवर्ड करने से पहले प्लीज क्रॉस चेक, मतलब मेरा तो यही रहता है कि आप उसे क्रॉस चेक करें और उसी वक्त आगे फॉरवर्ड ना करें जब तक वो वेरीफाइड नहीं हो। तो रील्स को और ये जो फेक न्यूज़ को लेकर ये है कि आप सरकार तो अपने स्टेप्स उठाती और भी ज़्यादा मेजरमेंट में करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम दर्शकों को भी इसमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का बिहेव करना चाहिए। हमें भी एक जिम्मेदार, अगर हम नागरिक बनेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें सिटीजन को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिहेव करना चाहिए। कोई भी खबर स्प्रेड करने से पहले उसको क्रॉस चेक भी करें, साथ ही फेक न्यूज़ के प्रति थोड़ा सा जागरूक रखें कि फेक न्यूज़ कौन सी है कौन सी नहीं है, इसके लिए जागरूक रहें जी। और ये चीज़ें समझदारी पर डिपेंड करती है, हमें उस चीज़ की समझ होनी चाहिए, है ना, और उसको चेक करना कहाँ है इसको भी पता होना चाहिए। और हमें जितने भी DD न्यूज़ हैं, चैनल्स हैं, जो हम लोग ऑथेंटिक खबरें दिखाते हैं, वहाँ जाकर उस चीज़ को क्रॉस चेक करना चाहिए। क्योंकि आजकल देखिए ना, कई बार क्या होता है, आए दिन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को लोग कहते हैं कि आज इनकी डेथ हो गई,
हाँ। ये कितना उनके ऊपर भी क्या बीतती है। जैसे कई बार अमिताभ बच्चन के लिए, कई बार बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए कहा जाता है, और सिर्फ कुछ व्यूज़ बटोरने के लिए। तो आजकल कुछ इस तरीके का माहौल बनता है। तो एक मैसेज उन सबको क्या कहना चाहते हो जो ऐसे मैसेजेस बना देते हैं जस्ट फॉर फ्यू व्यूज़? जिसे बोलते हैं ना, आजकल व्यूअर्स कितने हैं, कितना वो दिख गया है, लाइक्स हो गए हैं, कितने व्यूअरशिप हो गए हैं। भारत ही नहीं, पूरे मेरे हिसाब से पूरे विश्व भर में युवाओं में बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि कुछ भी कंटेंट डाल दो और कितना व्यूअर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और फिर से जो इनकम जनरेशन जो भी उन लोग का रहता है, उसके लिए थोड़े वो जिम्मेदारी से वो बिहेव करें। गेट इट, फिनेंशियली तो आपका जिनका भी जो कंटेंट डालते हैं उनसे बनता ही है, और भी सो कॉल्ड फेम भी उन लोग को मिलता है, बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जरूरी होता है, क्योंकि आज नहीं कल वो टूटेगा वो चीज़, अगर आप फेक न्यूज़ देते जाओगे राइट, वो तय है, ये 100% तय है ना, क्योंकि एट द लास्ट तो ऑथेंटिसिटी ही मैटर्स जी, है ना, क्योंकि भाई आदमी कितना फेक सुनेगा। सही बात है। और इस चीज़ में अब समझ और जागरूकता बढ़ती जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, और युवाओं को बहुत जागरूक होना पड़ेगा, और हो भी रहे हैं। एक बात यहाँ पूछना चाहूँगा कि कैसे जब हम इस पत्रकारिता के फील्ड में आते हैं तो एक अलग ही चार्म होता है, एक अलग ही बात होती है। पहले पता चलता है ना, कि ऐसा है वैसा है, पर जब आते हैं तो उसकी मुश्किलें भी पता चलती है, सब चीज़ें पता चलती हैं। आपने प्राइवेट से जब निकलकर इस तरफ भारत सरकार में आप पहुँचे, है ना, तो ये कैसे हुआ, इसके लिए क्या एग्ज़ाम दिए, थोड़ी इस बारे में भी बता दें। मैंने 2010 से 12 में, एज आई टोल्ड यू, मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद में मैंने 7-8 मंथ्स मैंने जॉब किया था। 7-8 मंथ्स ही क्यों किया, मुझे ऐसा लगा कि मीडिया में इतना स्कोप और इतना जो मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिला, है ना। तो मैं फिर राजस्थान गवर्नमेंट की मैंने RAS वगैरह के एग्ज़ाम्स मैंने शुरू कर दिया था। तो मैं मेंस दे रही थी शायद 12-13 का। उसी वक्त ये आई वैकेंसी आई थी, APRO PRO की वैकेंसी आई थी। मेरी सिस्टर, जैसा आई टोल्ड यू, उन्होंने भी पत्रकारिता में काम किया, तो वो दे रही थी इसका एग्ज़ाम, मैं नहीं दे रही थी इसका एग्ज़ाम, उन्होंने दे रही थी। और उन्होंने मुझे बोला कि पूनम ये भी फॉर्म आया है, इसको देख ले। मैंने कहा यदि रहने दो यार, मेरे को नहीं जाना अभी, क्योंकि जर्नलिज्म से मेरा वो हो गया था कि मैंने सपना तो देखा था, ये बात तय है, इस पर दोहराई नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, इस फील्ड में मेरे को अब नहीं जाना है। पर दीदी साइड किया, ठीक है ट्राई करके देख ले, हो जाए तो, और मेरा हो गया, और दीदी का रह गया। तो फिर है ना, ऐसा हुआ, फिर मैंने रिटर्न दिया, एंड देन RPSC में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी हो गया, एंड देन फिर मैं सरकारी जॉब में आई। तो गवर्नमेंट जॉब में आना मेरे लिए काइंड ऑफ कोइंसिडेंस, मैंने कभी भी गवर्नमेंट जॉब में आने का ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन नियति में ये लिखा था कि ऐसा होना है। हाँ जी, और जी। फिर सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ रही? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग मुख्यालय DIPR का जयपुर में, सचिवालय में सूचना जनसंपर्क विभाग है, वहाँ पर समाचार शाखा है, वहाँ मेरी पोस्टिंग रही 2013 से 15 तक। मैंने 2 साल मैंने समाचार शाखा में ही काम किया था। वहाँ पर मेरा अलग अलग तरह के हमारे दायित्व होते थे, जिसमें विधानसभा हम लोग कवरेज करते थे। जब विधानसभा का सेशन चलता था तो जो भी विधानसभा के प्रेस नोट्स वगैरह वो हम निकालते थे। साथ ही समाचार शाखा में रहते हुए हमने जो विभिन्न तरह के राज्य सरकार के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे उनका मैनेजमेंट, मीडिया वगैरह मैनेजमेंट करना, और समाचार शाखा में अगेन रहते हुए बहुत सारे कवरेज, प्रेस रिलीज, प्रेस नोट, ये प्रेस नोट्स फुल ऑन प्रेस नोट्स का काम हमारा रहता था वहाँ पे। तो उसमें राइटिंग स्किल्स और हाँ उसमें आइडिया लगा कि एक वो थोड़ा सा एक होता है ना प्राइवेट वाला गवर्नमेंट वाला। हम प्राइवेट में तो हाँ भाई कुछ भी आपको ब्रेकिंग के लिए लिखना है, आपको व्यूअरशिप के लिए लिखना है। गवर्नमेंट में व्यूअरशिप से ज़्यादा आपको आप पहले कंटेंट को आपको ऑथेंटिफाइड करके एंड देन एक सुसज्जित भाषा जिसे बोलते हैं, सुसज्जित भाषा में लिख के फिर हम उसको जारी करते थे साइट पर। जी, ये बहुत एक चैलेंजिंग भी लगता है, बहुत तरीके से हर चीज़ एक एक करीने से होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका जो अगला डिपार्टमेंट रहा वो स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद हाँ जी मैंने फिर मेरा ट्रांसफ़र स्किल डेवलपमेंट एंड लीबर दोनों ही देखती थी मैं। वहाँ पे फिर मैंने 2 साल मैंने स्किल डेवलपमेंट एंड लीबर डिपार्टमेंट का देखा था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट
उस वक्त 2013-18 से तत्कालीन उस वक्त मैडम सीएम मैडम थे वसुंधरा राजे जी मैम, उनका स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस था, है ना, कौशल प्रशिक्षण पर कैसे, और कौशल प्रशिक्षण मेरा ऐसा मानना है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में। युवाओं को केवल ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होने वाला है, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, टू बी वेरी फ्रैंक, वी ऑल नो दिस। तो हमें थोड़ा स्किल डेवलपमेंट सभी का कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कौशल प्रशिक्षण ऐसे में उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उस वक्त मैंने काम किया था। और अगेन बहुत सारी राज्य सरकार की योजनाएं थी, ELSTP, RSTP और ना काफ़ी योजनाओं के माध्यम से हम कौशल प्रशिक्षण का युवाओं को अवसर का उपलब्ध करवाते थे। तो आप ये पूरी तरीके से बिल्कुल पुख्ता कहती हैं, जैसे आप बता रही हैं कि भाई हाँ, आप चाहे कुछ भी काम करें पर आप में एक हुनर ऐसा होना चाहिए, उसका प्रशिक्षण आप लीजिए। और कहते हैं ना कि हाथ का हुनर जो है इंसान कभी भूलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाथ का भी हुनर है। और मतलब इट इज़ ऑल्सो, आपके पास हमेशा सेकंड ऑप्शन भी दिमाग में रहता है कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो ये तो चीज़ है मेरे पास, इसमें तो मैं कर ही लूँगी, अपने घर चला ही लूँगी बढ़िया सा, है ना, रोटी कपड़ा हो जाएगा इससे। तो वो स्किल बहुत ज़रूरी है। और मतलब आप तो 10th से भी 12th से भी अलग अलग कोर्सेज के थ्रू स्टूडेंट्स स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स खुद भी बहुत ज़्यादा आजकल अवेयर हैं मेरे हिसाब से अपने करियर को लेकर। मतलब आज किसी छोटे बच्चे से पूछो तो उसको पता है कि मेरे को ये बनना है, जैसे हमें तो नहीं पता था 10th-12th तक भी भैया हमें क्या बनना है, क्या करना है, इतना वो नहीं थे। आज उनको पूरी प्लानिंग पता है, ऐसे 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 अपने इस फील्ड पे, अपने आगे इसको, मुझे इस करियर में ये अचीव है तो ये अचीव करना है। तो ये एक चीज़ थी जो हमने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में की थी। और वहाँ पर रहते हमने एक सफलता की कहानियों की बुक भी निकाली थी, कॉफ़ी टेबल बुक भी निकाली थी, जिसका वसुंधरा राजे जी मैम थी, उन्होंने लोकार्पण विमोचन भी किया था। तो ये एक काम था जो हमने स्किल डेवलपमेंट के वक्त बहुत अच्छा। एक स्किल की जब बात हो रही है, आपने एक बात बोली कि एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल। मैं अब यही सवाल आपके सामने अगर रखूँ कि पूनम जी, आज जहाँ पर हैं आप, अगर आप इस सेक्शन में नहीं होते तो लाइफ में ऐसा कौन सा दूसरा सेक्शन जो अपना यूँ कहें कि कुछ करना है, उसमें क्या होता वो? वैसे तो मैं इसी ऑप्शन के लिए बहुत मेहनत करती, अलग अलग क्षेत्र है, क्योंकि मीडिया बहुत वाइल्ड फील्ड है ना, इसमें आप अलग अलग एरियाज में कर सकते हैं। बट अगर नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन टीचिंग इसलिए, मतलब टीचिंग को इस तरह, मतलब टीचिंग में ट्यूशन पढ़ाती थी जब मैं ग्रेजुएशन में थी। तब मेरे पास, मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट रही हूँ, मेरे पास इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो मैं इकोनॉमिक्स मेरा अच्छा था, तो मैं 11th के बच्चे को, 11th-12th के बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। साथ ही मैं एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच एंड डिप्लोमा इन स्पेनिश की स्टूडेंट भी रही हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के वक्त मैंने किया था, तो मेरे को ये भी आता था, तो मैंने फ्रेंच भी पढ़ाया है बच्चों को। अच्छा। हाँ। तो मेरे को ये चीज़ थी। अच्छा, एक और चीज़ है, मतलब मैं खुद की तारीफ करूँगी, लेकिन मुझे याद है मेरे स्टूडेंट्स, जो बच्चा एक बहुत ही फेल होने की स्टेज पे था, उसने मुझे बताया कि मैम केवल आपके कारण पास हो पाया हूँ, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं था इकोनॉमिक्स में 11th में पास होने का। तो मुझे ये था कि हाँ भाई, मैं पढ़ाने में भी अच्छा कर सकती हूँ। तो सेकंड ऑप्शन मैंने खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब मैं स्कूल में जाके नहीं पढ़ाने वाली थी, बट हाँ खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करके वो मैं आगे उसको उस तरीके से ले जाती हूँ। तो आप टीचर बनते अगर, लेकिन अब मैं थोड़ा आपको पीछे फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, जब आप पढ़ते थे, स्कूल की तरफ लेकर चलता हूँ, जहाँ पर आपके टीचर्स होते थे। और कई टीचिंग्स हैं जो हमें याद भी आती हैं, कई फंक्शंस के माध्यम से, स्कूल की एक्टिविटीज़ के माध्यम से। आप कैसी थी उस वक्त? क्या जैसे एक लड़की होती ना, मुझे लगता है कि आप चुलबुले थे। Am I right? जी। मैं पढ़ने में ठीक थी, लेकिन मैं पढ़ाकू नहीं थी। अच्छा। और मैं क्लास में सबसे पीछे बैठती थी, ये मेरी आदत। अच्छा, मेरी आज भी आदत यही है। मेरे को फ्रंट रो में पहनना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, मेरे को पीछे ही बैठना पसंद है। और चाहे मैं पीछे से इतनी तेज आवाज बोलूँ कि आगे तक सर को सुनाई दे, वो चलेगा मेरे को, बट मुझे बैठना पीछे पसंद। और ऐसा नहीं कि पीछे बैठ के मैं क्वेश्चन नहीं पूछती थी, मैं पीछे से ही क्वेश्चन पूछती थी, बट मुझे आगे बैठना कभी अच्छा नहीं लगा। तो पढ़ाई ये ठीक है, पढ़ाई में तो नॉर्मल थी। मेरे डिबेट्स, डांस, इनका बहुत शौक रहा है। अच्छा। हाँ जी, मैंने डिबेट्स में पार्टिसिपेट बहुत किया था, बहुत लाइक काफ़ी इंटर स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी मैं, और कुछ जीते भी हैं, कुछ हारे भी हैं ऐसा रहा है। तो और ख़ास में साथ में डांस का भी मुझे बहुत शौक रहा है। तो कैसा, वेस्टर्न या कथक वगैरह कुछ सीखा आपने? वेस्टर्न शौक तो मुझे कथक का था, कथक मैं सीख नहीं पाई,
ज़्यादा। वेस्टर्न डांस में मैंने ज़्यादा आगे बढ़ी। फोक डांस जो राजस्थानी अपना फोक डांस होता है, इसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं जब एनसीसी में कैंप में थी, एनसीसी में एयर विंग की कैडेट रही। हाँ जी, मैं एयर विंग की कैडेट रही थी। तो वहाँ पे डांस के लिए पर्टिकुलर मेरा 2-4 जगह सिलेक्शन हुआ था। एक जो SMS स्टेडियम में अपना फंक्शन होता है 15 अगस्त 26 जनवरी पे, इसमें भी मैंने वहाँ पे भी डांस किया है। साथ ही एनसीसी के थ्रू दिल्ली में भी जाते थे अलग अलग कैंप्स में, तो उसमें भी डांस में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो डांस, हाँ जी, डांस और डिबेट्स का मेरे को काफ़ी शौक रहा है। और स्पोर्ट्स ऑल्सो, आई लाइक स्पोर्ट्स ऑल्सो। स्पोर्ट्स में बैडमिंटन वगैरह का भी मेरे को बहुत मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं आप। मल्टी टैलेंटेड हूँ, हाँ मल्टी टैलेंटेड, बट थोड़ी सी लेजी भी हूँ। तो मैं मतलब हर चीज़ में आई टू पार्टिसिपेट, बट हाँ ठीक है, पार्टिसिपेट करके फिर छोड़ दिया, पार्टिसिपेट करके छोड़ दिया, इस तरीके से। पार्टिसिपेशन आपका डांस में बहुत रहा। हाँ। तो कौन से गीत आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते थे? किस पर ज़्यादा नृत्य करते थे? कोई गीत ऐसा हो तो उसकी 1-2 लाइन अगर आप गा के भी सुना दें। मैं गाती अच्छी मैं गाती अच्छी नहीं हूँ। आप अच्छा गाते हैं, आप प्लीज उसको गा लीजिएगा। मैं आपके साथ गाऊंगा, लेकिन आप शुरू तो करें। कौन सा गीत पे आप डांस करते थे? अच्छा, अगर हम एकदम बचपन वाला बात करें तो बचपन में मैं आई यूज्ड टू डांस ऑन दिस सोल्जर मूवी थी, बॉबी देओल, प्रीति जिंटा की। देयर वाज सॉन्ग नहीं हो 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 मैनू दिल तेरा नहीं हो चाहिदा, नहीं हो मैनू दिल तेरा नहीं हो चाहिदा, नहीं हो मैनू दिल तेरा नहीं हो चाहिदा, नहीं हो चाहिदा, एक तू ही मेरे नाल नहीं हो जचदा। वाह, वेरी नाइस। ये मतलब मुझे, क्योंकि इस वाले होता है ना बच्चों को जिनको डांस पसंद आता है, तो मम्मा बोलती ला बेटा खड़े होके स्टेज पे डांस करनी। तो मेरी मम्मा ने इस पे मुझे काफी जगह डांस करवाया कि नहीं चलाओ, पूनम डांस करेगी। तो फोक पे भी किया कभी? फोक पे मैंने बाद में आके, मतलब कौन से फोक पे करते थे? कांगसियो। अच्छा, कांगसियो पे मैंने इतना डांस किया था बिकॉज मुझे दिल्ली में भी डांस करना था। उस कांगसियो वाले गाने पे मुझे लिटरली फ्रैक्चर हुआ था। कांगसियो ओ मारा छैल भवरलो कांगसियो पणिहारा ले गई रे, ओ मारा आलिदा भवरलो कांगसियो पणिहारा ले गई रे। अब ऐसे विभाग में बहुत से कलाकारों भी, आईफा में भी आपने बहुत से कलाकारों से मुलाकात की जब राजस्थान में आईफा अवार्ड्स। आपको फिल्मों का और एक्ट्रेस का इनका कभी चार्म रहा? हाँ, मतलब मुझे लगा आप ये पूछने वाले आपको एक्टिंग का शौक रहा क्या? नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, मतलब मूवीज़ का किसको शौक नहीं होता, मुझे भी शौक रहा है, बहुत ज़्यादा शौक रहा है। शाहरुख खान, काजोल की मैं डाई हार्ड फैन हूँ। अच्छा। हाँ जी, मतलब मुझे कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, ये सब मैंने पता नहीं कितने टाइम बार देखी, और हर बार देखती हूँ, हर बार रोती हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कौन सी डायलॉग पर ऐसा हो जाता है, ये भाव निकल आता है? वो जो कुछ होता है में जो काजोल है, वो शाहरुख काजोल का जब इंटरवल से पहले जो होता है ना, उनका ब्रेकअप होता है काइंड ऑफ, तब एक है गाना भी आता है, मैं जस्ट मिस कर रही हूँ, मेरे दिमाग से मिस हो रहा है उस वक्त। तुझे याद ना मेरी आई, तुझसे अब क्या मैं आप गाइए, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत अच्छा गाते हैं, प्लीज आप गाइए। बहुत अच्छा। नहीं, फिल्मों की हम बात कर रहे हैं तो बहुत मजा आता है। हाँ, फिल्म फिल्में होती अपने आप में पूरी एंटरटेनमेंट लिए, और हमारी भारतीय फिल्में दिलीप कुमार के दौर से लेके शाहरुख खान तक, सब आज भी कार्तिक आर्यन तक, आप तो बहुत लोगों से मिले। आज अगर आईफा अवार्ड की हम बात करें, जिस राजस्थान में हुआ, तो कितना बड़ा एक इवेंट था ये, गुलाबी नगर जयपुर सज गया था आईफा अवार्ड्स, और सितारे जमीन पर आ गए थे। सितारे जमीन पर आ गए थे। आपका उसमें जो आपकी भूमिका रही, आप जब वहाँ पहुँचे, वो थोड़ा उस सिनेरियो को भी बयान करिए ना। हाँ, आईफा अवार्ड्स में हम लोग गए थे, और आईफा से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद मुंबई में आप लोग आपका ज़्यादा रहता है, कहीं ना कहीं जयपुर को भी इस तरीके से डेस्टिनेशन तौर पे देखना शुरू हो गया कि यार यहाँ पे अवार्ड्स भी हो सकते हैं, बिकॉज अवार्ड्स बेसिकली हमेशा मुंबई में हुए हैं, है ना। आईफा ने ये इंडिया में पहली बार किया। आईफा तो हमेशा बाहर ही करता था अवार्ड फंक्शन, विदेशों में ही होते, इट्स फर्स्ट टाइम जब जयपुर में किया, तो पहली बात तो पूरा विदेश भर तक जयपुर का नाम गया कि ट्रेडिशन के साथ में इस तरह के इतने इंटरनेशनल अवार्ड करने में भी जयपुर अपना रखता है, और जयपुर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको आयोजन भी किया था।
और बहुत सारे सितारे आए थे, शाहिद कपूर, करीना, जी। कार्तिक आर्यन, करण जौहर ने एंकरिंग किया था। और एक मुझे याद है स्टेज पर जो राजस्थान की जो परफॉर्मेंस थी फोक जी, वाली, जी। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब मैं कृति सैनन का तो नहीं बोले, पर कृति सैनन की परफॉर्मेंस को भी वो कर दिया। कृति सैनन वगैरह, माधुरी झियारी, इन सभी ने परफॉर्मेंस दी थी। बट वो जो फोक डांस थी, प्लस जो अपने फोक वाले जो कच्ची गोड़ी डांस है, कालबेलिया नृत्य है, और जो टाइप ऑफ फोक म्यूजिक राजस्थान सरकार राज्य का है, वो सभी उस पर प्रेजेंट किया गया था, जिससे कहीं ना कहीं ऑलरेडी वैसे हमारी ये फोक डांस विश्व भर में फेमस है। मे बी बीट, कालीबेलिया, कच्ची घोड़ी, है ना, ये सभी बहुत ज़्यादा ही विश्व भर में फेमस है। बट आईफा में भी उनको एक जगह मिला कि आईफा के माध्यम से पूरे विश्व ने हमारे इस फोक को इस तरीके से गुलाबी नगरी से देखा, और इसके पीछे जो सोच रही मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की, ये बहुत दूरगामी सोच थी। हाँ, इससे पर्यटन के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, इनका सर का मानना है कि उन्होंने राइजिंग समिट का भी आयोजन किया था 9-10-11 लास्ट ईयर। तो वो राजस्थान के युवाओं को रोजगार करने के लिए राजस्थान की अपनी इस धरा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कैसे मिले, है ना, इंटरनेशनली कैसे वो आगे से आगे लोग अट्रैक्ट हो, इसके लिए वो हर वक्त प्रयास करते भी रहते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है। तो आईफा इज अगेन वो एक स्टेप रहा जिससे राजस्थान इंटरनेशनली जाने लगा कि भाई इस तरीके से यहाँ पर मैं होता है। ये मानता हूँ कि दिया कुमारी जी जो हैं मुख्यमंत्री, वो राजस्थान के फोक को, जैसे हम सिटी पैलेस में भी देखते हैं किस तरीके से बहुत जो परंपरागत चीज़ें चलती आ रही हैं उन्हें प्रोत्साहन देना, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा एक आईफा के माध्यम से पूरी दुनिया में एक संदेश पहुंचा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। और अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, आपने आईफा में शाहरुख खान से भी मुलाकात की, आपने कहा कि उनको भी देखा आपने। हाँ, यस शाहरुख खान को मेरा सपना था, सपना था शाहरुख खान से देखने का, मिलने का अवसर नहीं मिला मुझे, बट मैंने हाँ स्टेज पे देखा। शाहरुख खान मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं जी। वो जो भी बॉलीवुड जी, में, हाँ, वो एक यूँ कहें कि रोल मॉडल हो जाते हैं। रोल मॉडल हो जाते हैं, जी जी। अब आपको मैं थोड़ा सा परिवार की तरफ लेकर चलूं। जी जी जी। तो एक महिला होने के साथ साथ आप यूँ कहें कि दोनों जगह, क्योंकि महिलाओं की दोहरी भूमिका हो जाती है, घर की भी, ऑफिस की भी, और एक बहुत यूँ कहें कि कंधों पर दोनों तरफ बोझ होता है, एक तरफ परिवार भी संभालना, एक तरफ काम भी, और दोनों तरफ कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, ये होता है। और छोटे बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैसे मैनेज करते हैं आप ये? बहुत सारी महिलाएं मैनेज कर रही हैं, वर्किंग लेडीज़ काम अब क्योंकि काफ़ी प्रतिशत बढ़ गया है वर्किंग लेडीज़ का, तो हाँ मुश्किल तो होता है क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, जहाँ मैं, मेरे हस्बैंड एंड आई हैव 2 किड्स जी। तो हमें सुबह भी काम करना होता है, ऑफिस जाके काम करते हैं, और ऑफिस जाने के बाद घर आते हैं तो उससे ज़्यादा काम करते हैं जी। तो हमारा 2 शिफ्ट चलता है, दैट इज वन इज इन ऑफिस और वन इज हाउस। और वो सभी जो भी मतलब महिलाएं जो देख रही है वर्किंग है, वो इस बात को समझती होंगी, इस बात से ताल्लुक़ रखती होंगी। मुश्किल तो होती है, देखिए आपका एक, आप मेल है, मैं ऐसा कंपैरिजन वो नहीं कर रही, लेकिन जनरली आप जब अब आ जाएंगे तो आप घर के काम में नहीं लगेंगे, आप जाके बैठ जाएंगे, राइट, है ना। हमारे साथ वो नहीं है ना। जैसे मैं जब घर जाती हूँ तो गेट पर ही मेरे 2 बच्चे आ जाते हैं, मम्मा मम्मा मम्मा, तो फिर उनको गार्डन ले जाना और वो एक्टिविटीज़ कराना, खैर इसमें मतलब दैट इज सेटिस्फैक्टरी टू मी, बच्चों के साथ खेलना करना, बट एक बॉडी को थोड़ा रिलैक्स तो चाहिए रहता है, और वो करती भी अपने अपने हिसाब से, सब लोग मैनेज करती हैं। बट वर्किंग लेडीज़ का मेरे को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में वो अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आया। वर्किंग लेडी तो एग्री, वर्किंग लेडी तो ले लिया लोगों ने, बट उसके साथ उसको मिलने वाली सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जी, है ना। वो कि भाई अभी आ गई है तो चलो आधा 1 घंटा रेस्ट कर लो, वो वाला सीन अभी थोड़ा सा कम हो गया। मतलब तो अब हो सकता है धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब देश में वर्किंग लेडी कंसेप्ट भी आया है, तो धीरे धीरे अब थोड़ा सा वो समझ भी रहे हैं कि भाई ये भी काम से करके आई है, कोई गेम खेल के नहीं आई है, तो हर बॉडी नीड्स रेस्ट। समानता है दोनों में, है ना,
दोनों में समानता ये है, बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है समानता, बट बढ़ रहे हैं समानता की तरफ, अभी तक तो नहीं बढ़े हैं अभी तक। हम इस बात से अब आगे चलें तो आगे हम राजस्थान जो राइज हो रहा है आज, इतनी पूरी दुनिया में धूम है, राइजिंग राजस्थान की भी धूम रही, तो उस बारे में भी कुछ बात की जाए, बताएं उस बारे में। राइजिंग राजस्थान के वक्त राजस्थान सरकार से जो बहुत से कंपनीज, उन्होंने 35 लाख करोड़ के MOU हुई थी जी, है ना। उसमें से मतलब जैसे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हमेशा बोलते भी हैं कि उसमें 35 लाख करोड़ MOUs में 4 लाख जो करोड़ हैं उनका ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो गया है, मतलब ज़मीन पे उतर गए हैं। पहले ऐसा होता था जो भी कि MOU हो गए लेकिन धरातल पर नहीं उतरे। CM सर का मानना है कि वो लगातार MOUs का मीटिंग भी लेते रहते हैं कि भाई ये MOUs धरातल पर उतरने भी चाहिए जिससे जनता को इसका फ़ायदा भी हो। साथ ही बहुत सारी राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो कि आम जन को लाभान्वित कर रही, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं को अलग अलग सुविधाएं दे रही हैं, राहत दे रही हैं। जैसे आपकी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत जो बच्ची पैदा होती ग्रेजुएशन तक उनको 1.5 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाता है। वाह, है ना, दैट इज़ गुड। जो महिलाएं सक्षम नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में महिला के विवाह पर वित्तीय सहायता दी जाती है। और सुरक्षा के लिए तो आप मतलब अब बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है। राजस्थान सरकार भी पूरी महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के बहुत प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। तो इसी बेस में महिला हेल्पलाइन नंबर के थ्रू और कालिका यूनिट है, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, इसमें भी अलग अलग महिलाओं को सशक्तिकरण और महिलाओं को सुरक्षा के लिए विभिन्न ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे महिलाएं सुरक्षित और सशक्त हो सकें। बट ये जेन्युइनली इट्स नॉट ए स्पीच दैट आई एम सेइंग, इट इज़ जनरली ऑन हैपनिंग इन ग्राउंड। राइट, हाँ, ग्राउंड पे हो रही है चीज़ें, तो ये इससे महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं जी। साथ ही अगर हम देखिए, अगर आप एज ए, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक रिलेशन, तो हेल्थ सेक्टर एक बहुत प्राइम सेक्टर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को है जो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आमजन का बहुत सारा पैसा अगर बीमार होता है कोई गरीब तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ पे जाता है, हेल्थ के पैसों पर उस पर, और वो ये जो अमाउंट होता है दैट इज़ नेगोशिएबल ना, उसको अपने को करना है। कोई बीमार हो गया तो भैया वो तो साथ के साथ आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और एक निरामय राजस्थान की संकल्पना को पूर्ति करने के लिए माँ योजना स्टेट गवर्नमेंट की जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसमें 25 लाख रुपए का कैशलेस, 25 लाख रुपए का है इसमें, हाँ, कैशलेस आपको जो आमजन है उनको फ्री निःशुल्क मिलेगा। इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने से लेकर दवाइयों से लेकर सारा आपका एक्सपेंसेस स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो इस तरह हेल्थ सेक्टर आपने बताया, राइजिंग राजस्थान, तो राइजिंग राजस्थान से देखिए क्या है, राइजिंग राजस्थान इट्स नॉट अबाउट कि MOUs, इससे रोजगार कितना बढ़ेगा, है ना। आपके MOU से कंपनीज आएंगी, अलग अलग सेक्टर्स में वो एस्टेब्लिश करेंगी अपने अपने, इट मे बी द फार्मा, इट मे बी द एनर्जी, इट मे बी, और मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइजिंग राजस्थान में सबसे ज़्यादा एनर्जी को लेकर MOUs हुए हैं। तो एनर्जी ऐसा है, आप देख सकते हैं राजस्थान, क्योंकि सोलर विंड है ना, इतना सन आता है यहाँ पे, तो सोलर और विंड एनर्जी इनके बहुत ज़्यादा चांस, देश में सबसे ज़्यादा चांसेस राजस्थान में हैं। तो इसको लेकर एनर्जी सेक्टर पे बहुत सबसे ज़्यादा MOU हुए हैं। तो आने वाले समय में युवाओं के लिए इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाएंगे जी। तो ये ऐसे क्षेत्र है। साथ ही अगर हम देखें तो परसों ही, हाँ, एक मैंने क्योंकि आई रिलीज न्यूज़, एक लैंग्वेज लैब भी एक इस्टेब्लिश होगी। लैंग्वेज लैब विदेशों में नौकरी के लिए, है ना, द स्टेट गवर्नमेंट एक लैंग्वेज लैब इस्टेब्लिश कर रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ EFL एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन से राजस्थान में लैंग्वेज लैब स्थापित करेगी। इसके माध्यम से विदेशी भाषाएं जैसे जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, जापानीज, इन भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ के युवाओं को। इससे क्या होगा, इससे वो लैंग्वेज सीखकर विदेशों में उनको नौकरी के अवसर मिलेंगे। कितनी अच्छी बात है ये, आपने इतनी सारी योजनाएं बताई, और एक तरीके से जो हम बात कर रहे थे ना कि राइज हो रहा है राजस्थान, और बहुत तेज़ी के साथ, बहुत अच्छाई से, और सब कुछ ग्राउंड पे है, दिख रहा है। सबसे बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है बातों को, और ऐसा लगता है कि करते चले जाएं। एक संदेश सभी दर्शकों के लिए आज पूनम खंडेलवाल जी क्या कहना चाहेंगे,
क्या एक संदेश है? मैं एज आई एम बिन वुमेन एंड वर्किंग, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम वर्किंग वुमेन कभी कभी, और मैं वर्किंग ही क्यों, मैं जो भी मैरिज हो जाता है, शादी हो जाता है, उसके बाद जो होम मेकर होती है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा काम करती है। हैविंग सेड इट, मेरे मन में बहुत ऐसा अंदर से है कि होम मेकर जो घर में बच्चों को संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, वो उनका अनएंडिंग टास्क है। उनको मतलब कोई ना तो थैंक यू भी कोई बोलता है, बट इनका तो अनएंडिंग टास्क है। बस थोड़ा सा निवेदन ये है कि इन सब के बीच में अपने लिए ज़रूर समय रखें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय देखिए दोबारा आएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ जो आपको पसंद है, जैसे मेरे को पसंद है सोशल गैदरिंग, सोशल एक्टिविटीज़, तो इसलिए मैंने मेरी महिलाओं के 1-2 क्लब भी खोल रखे, क्लब है जिसमें हम सामाजिक एक्टिविटीज़ करते हैं, एंटरटेन करते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो भी इंटरेस्ट है वो हमेशा बनाए रखें, बच्चों, हस्बैंड, परिवार के साथ उस इंटरेस्ट को हमेशा बनाए रखें। ये मान के चलिए अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो आपका कोई भी जो शौक है उसको आप बनाए रखिए, तो मेरा ये एक मैसेज है। बहुत ही अच्छी जानकारी रही पूनम जी, और बहुत अच्छा सुंदर संदेश, और होना भी चाहिए कि अपने शौक को पूरा करें, कोई उसके लिए उम्र नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच, और आनंद रहा। आपको कैसा लगा, एक लाइन में कहें तो? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए सम्मान की बात है, दूरदर्शन ने मुझे इनवाइट किया। धरती दुरारी बहुत पुराना कार्यक्रम है दूरदर्शन का, तो थैंक यू सो मच तरुण जी, आपने हमें बुलाया यहाँ पर, और दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पर एज ए गेस्ट आपने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए। तो दर्शकों, अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। हमेशा देखते रहिए DD राजस्थान।